नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की दौड़ में कई ऐसी खबरें होती हैं जो तनाव और नाउम्मीदी के बीच हौसला बढ़ाने वाली होती हैं, उत्साह और उमंग के साथ बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं, परेशानियों में भी नई राह दिखाने वाली होती हैं। ये उनसे जुड़ी होती हैं जो हमारे समाज का हिस्सा हैं, लेकिन अपने बुलंद हौसलों से अपनी खास पहचान बनाते हैं। इन सब के बीच कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आंखें खोलने वाली हैं, सच का सामना करवाती हैं, और इस खास कार्यक्रम में हमारी कोशिश भी ऐसी ही खबरें दिखाने की है जो हैं जरा हटके। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मंदिर में बजने वाला घंटा बंद कर दिया गया था, लेकिन वहां के समाज सेवी नाहरू खान मेवाती ने मंदिर में बजने वाले घंटे को सेंसर से जोड़ दिया और अब यह अनटचेबल घंटा मंदिर में बज रहा है और संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। पशुपतिनाथ के दरबार में पहुंचकर जैसे ही आप मंदिर के इस घंटे के नीचे खड़े होकर हाथ जोड़ेंगे, मंदिर का घंटा बज उठेगा। ठीक उसी तरह जैसे आप अपने हाथों से बजा रहे हो। है ना कमाल की तकनीक? एक बार फिर से देखिए, घंटे के पास लगा ये सेंसर, इसी के जरिए संदेश इस मशीन तक पहुंचती है और फिर घंटे की रस्सी से जुड़ी ये पुल्ली ऊपर नीचे होने लगती है और घंटा बजने लगता है। इस घंटे को बिना छुए भी आप बजा सकते हैं। यहाँ के मंदसौर के जो समाज सेवी है नाहरू भाई, उन्होंने इस घंटे को बजाने की तकनीक निकाली है और यहाँ पर ये इसका उपकरण वहाँ पे लगाया है जो ये सेंसर से चलेगा और हाथ के पास जाते ही ये हाथ के का सेंसर देखेगा और हाथ जोड़ने पर आप देख सकते हैं कि हाथ जोड़ने पर ये सीधा बजने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई श्रद्धालु आएगा और सीधे वो जैसे भगवान पशुपतिनाथ के हाथ जोड़ेगा और घंटा बजेगा। दरअसल पूरे देश में कोरोना के खतरे के चलते मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब बंद थे, लेकिन 78 दिनों के लॉकडाउन के बाद जब इन्हें खोले जाने की इजाजत मिली तो मंदिर के घंटे को ये कहकर बंद कर दिया गया कि इससे संक्रमण फैलने का खतरा है। पशुपतिनाथ मंदिर में भी घंटा पूरी तरह से पैक कर दिया गया ताकि कोई इसे बजा ना सके। भक्तों का भगवान तक पहुंचने का घंटी एक साधन है। घंटी बजा करके भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। इसलिए चूंकि कोरोना महामारी काफ़ी फैल रही, इसको देखते हुए घंटों को बंद करना पड़ा। बजाने पे तकलीफ बनाने लगी तो फिर नारू भाई जिन्होंने देखा कि घंटे भी बचे और हाथ भी नहीं लगे, ऐसा कोई सेंसर लगे जिसके कारण से बिगर स्पर्श किए ही वो घंटी बज जाए। बिना छुए मंदिर में घंटा बजा देने का कमाल करने वाले ये वही शख्स हैं। नाम है नाहरू भाई मेवाती। वैसे तो ये समाज सेवी हैं, लेकिन नए नए इनोवेशन करना इनका शौक भी है और जुनून भी। नाहरू भाई मुस्लिम है, लेकिन फिर भी इन्हें इस बात से मायूस कि पशुपतिनाथ के दरबार में घंटा क्यों नहीं बज रहा। फिर क्या था, ये अपने मिशन में जुट गए और तैयार कर दिया अनटचेबल घंटा। मंदिर में आपने घंटी लगाई, उसके लिए आपको बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिमाग में तो इसलिए आई है कि हमने देखा कि 2-2.5 महीने हो चुके हैं, लॉकडाउन खुलने वाला है, और लॉकडाउन खुलने के बाद में भी मंदिर की घंटी छू ना सके, बजा ना सके। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब मंदिर में घंटी ना बजे और इधर मस्जिद में हमें अजान की आवाज़ आ रही है, तो क्यों ना मंदिर की घंटी की भी आवाज़ आवे। मैंने ये सोच के कि मंदिर में घंटी बजना चाहिए, तो मैंने एक सेंसर द्वारा एक मशीन बनाई और सेंसर द्वारा बना के, और मेरे हाथ जैसे ही ऊंचा करेंगे अपन सेंसर के पास ले जाएंगे, 1.5 फीट करीब दूर रखना पड़ेगा हाथ अपने को, और घंटी बजना चालू हो जाती है। नाहरू खान की मेहनत का नतीजा है कि अब पशुपतिनाथ के दरबार में पहले की तरह ही घंटे की आवाज गूंज रही है। जो भक्त मंदिर में आते हैं वो हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ पशुपतिनाथ को नमन करते हैं और उनके ऐसा करते ही घंटा बज उठता है तो श्रद्धालुओं को भी आत्मीय सुख की अनुभूति होती है।
अभी श्रद्धालु जितने आ रहे हैं बहुत खुश होकर जा रहे हैं और अपनी प्रेरणा से कह रहे हैं कि भाई हम जो भी है कोरोना खत्म हो जाए, सब दुआएं मांग रहे हैं। और मैं भी मालिक से यही दुआ करूँगा कि जितना जल्दी हो सके, ये हमने घंटी भी बजा दी और अजान भी सुन रहे हैं और मालिक हमारी दोनों की सुने, यही हमारी एकता की मिसाल है। नाहरू भाई मेवाती समाज सेवा के क्षेत्र में कोरोना काल में पहले भी कई काम कर चुके हैं। लगातार 2 माह तक इन्होंने 500 परिवारों को निःशुल्क भोजन करवाया। कई जगह इन्होंने सैनिटाइजर मशीन दान की और अब इन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में अनटचेबल घंटा लगाकर एक नई मिसाल पेश की है। नरेंद्र धनोटिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। आमतौर पर किसान परंपरागत खेती करने में ही भरोसा करते हैं, लेकिन धार के एक किसान ने कुछ करने की सोची और इस सोच ने इस किसान की किस्मत बदल कर रख दी। किसान विनोद चौहान ने अपनी 20 बीघा जमीन में काले गेहूं की फसल लगाई थी। जब फसल आई तो विनोद चौहान के लिए खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि दुर्लभ काला गेहूं हाथों हाथ बिक गया, वो भी नॉर्मल गेहूं से 4 गुनी कीमत पर। ध्यान से देख लीजिए, खेती किसानी करने वालों के लिए ये खेतों में उगने वाला काला सोना है। पहनने वाला सोना नहीं जनाब, खाने वाला। जी हाँ, ये काला गेहूं है जिसने धार के किसान विनोद चौहान की किस्मत बदल डाली है। और न सिर्फ किस्मत बदली है, बल्कि विनोद इन दिनों पूरे धार जिले में सुर्खियों में है। दरअसल विनोद चौहान ने अपनी 20 बीघा जमीन में 5 क्विंटल काले गेहूं लगाए थे और 200 क्विंटल गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है, जिसकी बाजार में कीमत सामान्य गेहूं से दोगुनी है। विनोद तो इसे 4 गुनी कीमत पर बेच रहे हैं। पंजाब में 3500 रुपये क्विंटल के करीब जो इसकी ये है आपकी रिसर्च सेंटर है, उनने बता रखा है कि 3500 रुपये क्विंटल में वहाँ खरीदी इसकी हो रही है। और खरीदी से अलग हटके अगर अपन बात करें तो अभी जिस हिसाब से डिमांड आ रही है गेहूं की, उस हिसाब से 7 से 8 हज़ार रुपये क्विंटल ये गेहूं मैं बेच रहा हूं यहाँ से। और अभी मैंने 7, 8, 10 क्विंटल गेहूं बेचे भी हैं। और अभी लगातार मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड, आपका बिहार और गुजरात वगैरह ऐसे राज्यों से मेरे पास लगातार मांग आ रही है। जी हाँ, विनोद के पास काले गेहूं के खरीद के लिए 1-2 नहीं, देश के 12 राज्यों से डिमांड आ रही है। परंपरागत खेती से अलग विनोद ने कुछ खास करने की सोची थी और उनकी सोच को बल मिला सोशल मीडिया के जरिए। जब एक किसान के काला गेहूं उगाने की विनोद को जानकारी मिली, फिर क्या विनोद की गाड़ी निकल पड़ी। परंपरागत खेती लगातार नुकसान का होता जा रहा है उसमें, और मैं सोच रहा था कुछ नया हटके करे ताकि उसमें अच्छा से अच्छा अपना फ़ायदा हो और तो आर्थिक रूप से अपन सक्षम हो। इसलिए मैं लगातार नेट पे, यूट्यूब पे और इन पे सर्च करता रहता था। तो शुजालपुर के एक किसान ने, करीब पिछले साल की बात है, उसने बोया था और वहाँ से जानकारी मिली थी मेरे को काले गेहूँ की, जो कि उसने 200 रुपये किलो लगभग बेचा था। काले गेहूं की फसल को कृषि विभाग के अधिकारी भी अच्छा संकेत मान रहे हैं। इस काले गेहूं को डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद बता रहे हैं। हालांकि काले गेहूं की प्रक्रिया अभी कृषि विभाग में नहीं शुरू हुई है, लेकिन किसानों ने इस क्षेत्र में हरियाणा से लाकर ये गेहूं उगाया है, जिसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है। पिछले साल भी कुछ लोगों ने, किसानों ने हमारे बोए थे, कहीं हरियाणा से बीज लेके आए थे राजो क्षेत्र में। इस साल हमारे किसानों ने काफ़ी जगह पे हैं, जैसे कलसाड़ा बुजुर्ग है, बोधवाड़ा है, राजोद है, चिकलिया है और सरदारपुर, अपने बदनावर के भी कुछ गांव में काले गेहूं बोए हैं। क्योंकि ये अभी हमारे विभागीय प्रक्रिया में तो नहीं आया है, लेकिन किसानों ने जो बोया उसका रिज़ल्ट अच्छा बता रहे हैं। और उनका जो कहना, किसानों से चर्चा किया तो उनका ये कहना था कि सर ये जो गेहूं है ये डायबिटीज वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद बताएं। जाहिर है विनोद ने परंपरागत खेती से अलग कुछ खास कर न सिर्फ अपनी किस्मत बदली है, बल्कि अपने साथियों को भी एक नई राह दिखा दी है। काले गेहूं की खेती से न सिर्फ किसानों को ही फायदा होगा, बल्कि इससे क्षेत्र की जनता को भी फायदा होगा, क्षेत्र के लोगों को भी फायदा होगा। क्योंकि ये काला गेहूं जो है कई बीमारियों में काम में आता है और खाने में बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। और यही कारण है कि कृषि विभाग भी अब काले गेहूं की ओर रुख कर रहा है
और कृषि विभाग का कहना है, अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही वे इस पर काम करेंगे और ज़िले में काले गेहूं की खेती को बढ़ावा देंगे। कैमरामैन रवि के साथ नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। मेरठ के पले बढ़े डॉक्टर अंकित भरत ने अपनी काबिलियत का लोहा अमेरिका में मनवाया है। अमेरिका में डॉक्टर अंकित भरत की अगुवाई में कोविड पॉजिटिव मरीज की जान बचाई जा सकी। अपने बेटे की इस कामयाबी से मेरठ में रह रहे उनके पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे। मेरठ के रहने वाले और वर्तमान में अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर अंकित भरत गुप्ता की अगुवाई में कोविड पॉजिटिव 20 वर्षीय युवती के दोनों फेफड़ों को ट्रांसप्लांट करने में सफलता हासिल हुई है। शिकागो की रहने वाली इस युवती के दोनों फेफड़े ट्रांसप्लांट किए गए हैं। अगर ये ट्रांसप्लांट सफल न होता तो ये युवती जीवित न बचती। एक तरह से डॉक्टर अंकित भरत गुप्ता ने इस युवती को जीवन दान दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है। दोनों लंग ट्रांसप्लांट कोविड पॉजिटिव पेशेंट में शायद विश्व में, अमेरिका में तो निश्चित है पहला ही है, और मैं मानता हूँ शायद विश्व में भी पहला ही है। किसी का जीवन बचाना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ही, लेकिन इतना डिवोशन, इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ उन्होंने जो कार्य किया है वो शायद मनुष्य जाति के लिए आगे आने वाले समय में एक मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरठ में रहने वाले डॉक्टर अंकित भरत के पिता, जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि ये किसी कोविड मरीज का अब तक का सबसे कठिन ट्रांसप्लांट था। पिता से फोन पर बातचीत के दौरान अंकित ने बताया कि उनकी टीम कोविड-19 के ऐसे मरीजों को मॉनिटर कर रही है जिनके फेफड़े बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। इस ऑपरेशन में डॉक्टर अंकित को 10 से 11 घंटे लगे थे। मेरठ से पढ़े लिखे डॉक्टर अंकित की इस कामयाबी पर उनके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। पिता तो अपने लाडले की इस कामयाबी की बात करते करते रोने लगते हैं। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसा कार्य किया। सुबह ही मेरी आज बात हुई, दोनों लंग उसके खराब हो चुके थे और सभी टीम ने, सभी डॉक्टर्स ने मान लिया था कि अब उसे नहीं बचा पाएंगे। तो इन्होंने निश्चय किया कि नहीं, उसको हम लोग प्रयास करेंगे। तो उन्होंने उसको पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम और हार्ट लंग मशीन पे डालकर 25 दिन तक जिंदा रखा। उस बीच उन्होंने सारे प्रोटोकॉल तैयार किए, अपने रोबोट तैयार किए, अपनी टीम तैयार की, 2 लंग्स की व्यवस्था की और पिछले फ्राइडे को, आज से 10 दिन पहले, उन्होंने उसका ऑपरेशन करा जो लगभग 11 घंटे चला और दोनों फेफड़े बन गए। डॉक्टर अंकित भरत वर्तमान में शिकागो के नॉर्थ वेस्टर्न मेमोरियल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल के वो वर्तमान में सबसे युवा प्रोफेसर हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कोविड की चपेट में आने से पहले युवती पूरी तरह स्वस्थ थी। 26 अप्रैल को ये युवती शिकागो के इस अस्पताल में भर्ती हुई थी। यहाँ दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। फेफड़े की खराब कंडीशन का असर दिल और लीवर पर भी पड़ने लगा। तब मरीज के फेफड़े ट्रांसप्लांट करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। Lung transplant was our only option. So what we found in our lungs was the development of these cavities throughout both the lungs. And you know, this kind of resembles a Swiss cheese defect, and this has been consistently seen in the post-mortem analysis of patients who've expired from COVID-19. I'm happy to report that the patient is in stable condition and improving every day. पिता डॉक्टर भरत गुप्ता का कहना है कि 2013 में डॉक्टर अंकित अमेरिका गए थे। वहीं इस हॉस्पिटल में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने। डॉक्टर भरत मेरठ के सुभारती में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर और एचओडी हैं। डॉक्टर भरत गुप्ता का कहना है कि ये उपलब्धि देश के लिए गर्व की बात है। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मेरठ। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।
देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पूरा देश कोरोना के खात्मे की लड़ाई में जुटा है। आम हो या खास, सभी लोग अपने अपने तरीके से इस जंग में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लोग तरह तरह से कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन का इस्तेमाल रचनात्मक चीजों में कर रहे हैं। इसी दौरान झारखंड निवासी दुर्गा प्रसाद ने कोरोना चालीसा लिख डाली, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। बहत्तर साल की उम्र में दिन रात मेहनत कर अपनी नैसर्गिक कला म्यूरल आर्ट को कल्पना के रंग देने में जुटे झारखंड के दुर्गा प्रसाद ने देश में चल रहे कोरोना काल के दौरान कोरोना चालीसा लिखी है, जिसमें कोरोना संक्रमण की स्थिति, अफवाह के कारण परेशानी, उसके बचाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं को बड़े ही सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत किया है। दुर्गा प्रसाद ने ये कोरोना चालीसा स्पीड पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा है। कोरोना चालीसा लिखा हूँ और कोरोना चालीसा संरक्षक जो है उस पर जितने भी मोदी के या विश्व में कोरोना के प्रचार प्रसार हो रही है और कई तरह के अफवाह फैल रही है, लोगों को मौत हो रही है, उसके ऊपर विषय के ऊपर मैं कोरोना चालीसा में दर्शाया हूँ और जो कि मैं प्रधानमंत्री को सुपुर्द किया। रिटायरमेंट की उम्र में जहां लोग जीवन से थककर आराम की जिंदगी जीते हैं, वहीं दुर्गा प्रसाद को इसी उम्र में जीवन में नई उड़ान मिली है। साल 2008 में रिटायर्ड 72 वर्षीय दुर्गा प्रसाद चौधरी सीमेंट और बालू से कलाकृति निर्माण की म्यूरल आर्ट कला के धनी हैं। उनकी इच्छा है कि वे अपने घर को म्यूजियम के रूप में देश को सुपुर्द करें, साथ ही अपनी कला को नई पीढ़ी को सौंपने के लिए एक स्कूल या कॉलेज के माध्यम से सभी को शिक्षित करें। यही नहीं, वे एक प्रदर्शनी भी लगाना चाहते हैं जिससे लोग उनकी कला को जाने और समझे, और इस काम में उनकी पत्नी का पूरा साथ मिल रहा है। 72 साल के हो गए हैं और उस पर भी अभी तक 10 घंटा खटते हैं। उस पर नाज है मेरा पति पर कि मैंने सुबह उठ के हम भी इनका साथ देते हैं, जब तक काम करते हैं जब तक हम भी साथ रहते हैं। दुर्गा प्रसाद की कला की हर कोई तारीफ कर रहा है। दुर्गा प्रसाद युवा पीढ़ी के लिए मिसाल हैं, जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास कुमार, न्यूज़ 18, सरायकेला। कोरोना काल में बिहार चुनाव का मास्क कनेक्शन सामने आया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क लगाना बेहद जरूरी है और ऐसे में मास्क के बहाने एनडीए के घटक दल वोटरों तक पहुंच रहे हैं और लोगों के बीच मास्क का वितरण कर रहे हैं। वहीं विपक्ष इसको लेकर तंज कसता नजर आ रहा है। कोरोना संकट के बीच इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। वर्चुअल रैली के जरिए सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार का मन बना लिया है। ऐसे में वोटरों तक पहुंचने के लिए एनडीए के घटक दल बीजेपी और एलजेपी सिंबल लगे मास्क को बांटने में जुट गई है। जिस जरूरतमंद को मास्क लेने में, खरीदने में कठिनाई है, उसको हम लोग मास्क देने का काम कर रहे हैं। 15 से 20 हजार मास्क हम लोग बांट चुके हैं और टारगेट कुछ नहीं है। जितना मास्क लगेगा, 50 हजार भी लगेगा तो हम लोग 50 हजार बांटेंगे, 1 लाख लगेगा तो 1 लाख बांटेंगे। कोरोना काल में वोटरों के बीच बीजेपी के मास्क वितरण को देखते हुए घटक दल एलजेपी भी उन्हीं की राह पर चल पड़ी है। घर घर मास्क पहुंचाने की इस पहल को एलजेपी सामाजिक सहायता और चुनावी शंखनाद मान रही है। एलजेपी ने भी 10,000 मास्क बनाने का ऑर्डर दिया है। हर घर में जिस तरह से हमारा मास्क पहुंच जाए, हमारा सिंबल पहुंच जाए, इस हिसाब से कि बीमारी के समय में भी एक तरह से सामाजिक सहायता भी हुआ और हमारा जो है सो चुनावी शंखनाद भी यह होगा। वहीं बीजेपी और एलजेपी के मास्क बांटे जाने पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए इसे अनैतिक बताया। साथ ही लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए जाने की भी बात कही। लोगों को मास्क बांट करके और उसमें चुनाव चिन्ह सहित चुनाव चिन्ह दे करके, यह तो सबसे बड़ा घृणित काम हो रहा है, सबसे बड़ा अनैतिक काम हो रहा है। चुनावी गतिविधियों के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में सिंबल लगा मास्क बांटे जाने पर विपक्ष को कोरोना काल में एक नया मुद्दा मिल गया है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट।
यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने और सेफ्टी के साथ रोड पर चलने का संदेश देने के लिए एक बाइक राइडर ने देश के एक छोर से दूसरे छोर को अपनी बाइक के जरिए नाप दिया। देश के अलग अलग राज्यों में जाकर 2 लाख से ज्यादा लोगों को ये राइडर शपथ दिलवा चुके हैं। ये दिल्ली के बाइक राइडर अंश हैं। अंश एक पेशेवर बाइक राइडर हैं, लेकिन इन दिनों ये खास मिशन में जुटे हैं। सड़क पर वाहनों का उपयोग करते वक्त सेफ्टी का ध्यान रखने, यातायात के नियमों का पालन करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा वन इंडिया वन राइड अभियान चला रखा है। अंश द मिस्टिक राइडर दिल्ली से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2018 में एक मिशन लेके निकला, दैट इज वन इंडिया वन राइड, जो कि एक ही मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन पूरा देश में सारे राज्य, सारे केंद्र शासित प्रदेश कवर करने के लिए और लोगों को ये शपथ दिलाने के लिए कि हेलमेट हम पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं, घर वालों से मिलने के लिए पहनेंगे। इस अभियान के तहत अंश देश भर में बाइक राइड कर लोगों को सड़क पर सफर करने के दौरान यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाते हैं। शिवनी में भी अंश ने लोगों को सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। ज़्यादातर लोग जो हेलमेट पहन के रोड पे निकलते हैं, ज़्यादातर कहते हैं कि चालान कट जाएगा इसलिए हम हेलमेट पहनते हैं, पर वो ज़रूरत नहीं है चालान कटेगा। हम अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और आपके माध्यम से यहाँ पे भी मैंने लोगों को यही शपथ दिलाना चाहूँगा कि मेरे साथ दोहराइए, जो भी ये लोग देख रहे हैं, हेलमेट हम पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं, घर वालों से मिलने के लिए पहनेंगे। देखो दोस्तों, नसीब के सहारे जीना छोड़ना पड़ेगा हमें, लक नहीं, हेलमेट पहनो, जिंदगी किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे रोड पर। अंश ने करीब 2 साल पहले इस अभियान की शुरुआत की थी और अब तक 28 राज्यों में जा चुके हैं। अंश अपनी बाइक पर ही 95,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। देश के हर राज्य में जाकर शैक्षिक संस्थानों और युवाओं से मिलकर करीब 2 लाख से अधिक लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करने की शपथ दिला चुके हैं। अजहर खान, न्यूज़ 18, शिवनी।